सुप्रभात साथियों। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि रामनवमी के इस त्योहार में जब पुलिस प्रशासन की तरफ से शांति बैठक करके ये निर्णय ले लिया गया कि कहीं भी किसी भी जगह डीजे हाई वॉल्यूम साउंड नहीं बजाया जाएगा, भड़काऊ जो नारे हैं वो नहीं लगाए जाएंगे, तो फिर ऐसा जगह जगह क्यों हुआ और पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया। तो ये सवाल पूछा था और एक जवाब भी मैंने लिखा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जदयू जो नीतीश कुमार जी हैं और मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग उनके पास में है, उनकी भाजपा के साथ कोई मिली भगत तो नहीं है कि उन्होंने इस तरह पुलिस को एक तरफ शांति वार्ता में ये कहा कि डीजे नहीं बजाना है और फिर वो डीजे बजाया गया और जोरदार तरीके से बजाया गया, खूब भड़काऊ नारे लगाए गए उसमें और तरह तरह से लोगों को नीचा दिखाने का एक जो मंशा होता है कि हिंदू श्रेष्ठ है, हिंदू बड़ा है, या फिर सरकार को डराने का जो काम हो सकता है, क्योंकि भाजपा वाले ज्यादातर समर्थक इस कार्यक्रम में वहां मौजूद थे। दूसरे दल के भी कुछ लोग रहे होंगे, पर यह भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम था, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। जितने झंडे थे सब भाजपा के लोगों ने खरीद कर लड़कों को दिए थे, कोई लड़का अपने पैसे से झंडा नहीं लाया था। क्योंकि जिस फारबिसगंज में बड़ा जुलूस निकला है रामनवमी का, उसी फारबिसगंज में आज महावीर जयंती का भी जुलूस निकला है। और जहां तक मैं फारबिसगंज को जानता हूं, फारबिसगंज व्यापारियों के द्वारा संचालित होता है। वहां का पैसा, वहां के हर कार्यक्रम में व्यापारियों के से जो पैसा वसूला जाता है, चंदा वसूला जाता है, उससे वो कार्यक्रम किया जाता है। तो फिर जब फारबिसगंज में रामनवमी का जुलूस निकला तो उसका पैसा भी व्यापारियों ने ही दिया, लेकिन ज्यादातर व्यापारी जैन धर्म के होते हुए भी, मरवाड़ी होते हुए भी, ये ज्यादा पैसा हिंदू धर्म के प्रायोजित कार्यक्रमों पर खर्चा करे हैं। उनका खुद का जब आज महावीर जयंती आज निकला है तो आप देखिए आगे ठेला गाड़ी पे भगवान महावीर रखे हुए हैं और पीछे ट्रैक्टर पर लोग महावीर की मूर्ति रखे हुए हैं, और उनके घर की बहुएं और उनके घर की औरतें पैदल धूप में इधर उधर बहुआ रही हैं और वो महावीर का संदेश देना चाह रहे हैं। किसको? उसी फारबिसगंज को, जिस फारबिसगंज में रामनवमी का विशाल जुलूस निकाला गया और ये बताने की कोशिश की गई कि डरो मुझसे, मैं कौन हूं। और जब ये सवाल किसी ने पूछा कि डीजे क्यों बजा, क्यों भड़काऊ नारे लगाए गए, तो सब चुप। बोलने वाले तो कुछ कमेंट्स करने वाले उसके टुटपुंजिए ये भी कह दे रहे हैं कि यहां नहीं बजेगा तो क्या पाकिस्तान में बजेगा। ये बात उसे पुलिस प्रशासन को बोलना चाहिए था, उसके जो नेता हैं उनको बोलना चाहिए था। इनके जो आयोजक हैं, ये प्रोग्राम कौन आयोजित करता है, पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में देनी चाहिए। जब छोटी छोटी बातों पर अररिया पुलिस का कमेंट आता है और एक धर्रा निकाल कर एक पूरा कागज डाल देते हैं वेबसाइट पर, तो क्या आप इस प्रायोजित कार्यक्रम के आयोजकों की सूची बता सकते हैं? आप अपने अररिया पुलिस अपनी वेबसाइट पर इस प्रायोजित कार्यक्रम की सूची डालें। मैं आप लोगों से इस वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये आपकी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। ये करना क्या चाह रही हैं, और आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार बन चुकी है। अगर आप कोई भी कार्यक्रम आप इसका देखें तो ये आपदा में अवसर ढूंढना चाहती हैं। अब बाढ़ कोई समस्या नहीं है, अब बाढ़ आना सरकारों के लिए फायदेमंद साबित होने लगा है, और कुछ दिनों में सरकार ये साबित कर देगी कि बाढ़ आने से
आपको ज्यादा फसल पैदाइश होती है। इसीलिए साथियों मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि अब इन्होंने आपदा को हैंडल करते करते इतनी काबिलियत हासिल कर ली है कि अभी आपदा में अवसर तलाशना शुरू कर दी है। अब दंगा इनके लिए मुद्दा नहीं है, अब दंगा इनके लिए आपदा में अवसर बन चुका है और इसमें हर सरकार शामिल है। इससे पहले मैं बहुत सारे मुद्दों पर भटक जाऊं और मैं आपको जो मुद्दा है वो ये है और लाइव वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जुलूस फारबिसगंज में निकला, बथनाहा में निकला और भरगामा में निकला, जबकि ये जुलूस नरपतगंज में नहीं निकला, रानीगंज में नहीं निकला, जोगबनी में नहीं निकला, जोकीहाट में नहीं निकला, सिकटी में नहीं निकला, कुर्साकांटा में नहीं निकला और हमारे अररिया जिले के 3 थानों में ही ये जुलूस निकला, जहां तक मेरी जानकारी है। और कहीं छोटे मोटे कार्यक्रम आयोजित किए गए हो तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इन 3 जगहों पर जो ये भयानक उपद्रव मचाया इन्होंने और जिस तरह से, और आज की रिपोर्ट है कि भरगामा में किसी पत्रकार ने एक रिपोर्ट लिखी है कि भरगामा के अंदर जो है मतलब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है भरगामा। आप समझिए इस बातों को, ये सारी बातें बहुत समझदारी से समझने की हैं। नरपतगंज विधानसभा के अंदर भरगामा के 13 ब्लॉक आते हैं और भरगामा से नरपतगंज विधानसभा के 2 कंटेस्टेंट हैं। राजद के उम्मीदवार भी वहीं के हैं, उसी एरिया से हैं, और अभी जो नरपतगंज विधानसभा से जीते हुए उम्मीदवार हैं वो भी भरगामा ब्लॉक से ही आते हैं। इसीलिए शायद भरगामा में शक्ति प्रदर्शन किया गया। अब आ जाइए आप फारबिसगंज में तो पहले से होता रहा है, तो वहां कोई बड़ा चीज नहीं है, पर जो पैसा इसमें बहाया गया, जो पैसा इसमें लगाया गया, वो किनका पैसा था? क्या वो जनता से चंदा रसीद में काटा गया या कुछ लोगों ने ही सिर्फ पैसा दे दिया और इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर लिया? बथनाहा में तो मुझे पता है कि बथनाहा में नया जोगबनी नगर परिषद के जो नए चेयरमैन साहब आए हैं, उन्होंने कार्यक्रम को करवाया। जगह जगह बैनर लगा था, पोस्टर लगा था, उनका कटआउट लगा हुआ था, वो तो मैंने देखा। लेकिन बथनाहा पे जो मूर्ति लगाई गई वो रोड के ऊपर लगाई गई, रोड जाम करके लगाई गई। मैंने उसका वीडियो भी डाला है, आप लोगों को मैं वीडियो व्यक्तिगत स्तर पर भी दे दूंगा। लेकिन इसकी परमिशन किससे ली गई? क्या प्रशासन ने परमिशन दी कि आप रोड को जाम कर देना और रोड के ऊपर मूर्ति लगा देना और कल वहां चबूतरा बना देना, वहां घेराबंदी कर देना? ये प्रशासन ऐसा कर रहा है। प्रशासन किसका है भाई? किसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है? नीतीश कुमार। किसके साथ सरकार चला रहे हैं? लालू प्रसाद जी का। अब आप भाजपा के साथ सरकार नहीं चला रहे हैं कि हम सीधा ये इल्जाम लगा दें कि भाजपा ये कर रही है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये थाली के चट्टे बट्टे हैं। इतना बड़ा मुद्दा देश में कई तरह का मुद्दा हुआ है, कई लोग केंद्र सरकार के खिलाफ सीधा बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी नहीं बोल रहे, फिर पलट के भाजपा के साथ आने के लिए अपना रास्ता खुला रखना चाह रहे हैं। शायद इसलिए भाजपा के लोगों पर वो लगाम नहीं लगा रहे। तो मैंने आपको कहा था कि ये फारबिसगंज, बथनाहा और भरगामा में क्यों निकला और नरपतगंज, रानीगंज, कुर्साकांटा, जोगबनी, सिकटी और जगह क्यों नहीं निकला? चलिए एक बात तो मानते हैं कि चलो अररिया में नहीं निकला, दम नहीं है आपको निकालने का। अररिया में रामनवमी जुलूस दम नहीं है, वहां निकालते नहीं, वहां नहीं निकला। पैसा कलेक्शंस नहीं हो सकता है, पैसा कलेक्शंस नहीं हो सकता। डराएंगे किसको? डरने वाले लोग हो तब तो डराएं। जब डराने वाले लोग ही नहीं तो डराएंगे किसको? संगठन भी कमजोर है, 10-20 आदमी के साथ अगर वहां जुलूस निकालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं किसी को। इसलिए इन्होंने वहां पे जुलूस निकाला जहां पे इनकी शक्ति ठीक ठाक है। जोगबनी में इनकी तख्ती नहीं है, जोगबनी में जुलूस नहीं निकाला, बथनाहा में निकाला, क्योंकि बथनाहा में इसकी शक्ति ठीक ठाक है। 2-3 वार्डों का जो हुआ है अभी नगर पंचायत का चुनाव, उसमें हमने देखा है
एक तरफा पोलिंग हुई है और 1000, 1200, 1500 का वहां पर इनका अपना शक्ति है, इसलिए वहां बड़ा जुलूस निकाला इन्होंने, या कार्यक्रम किया, रोड को घेर करके कार्यक्रम किया। और बतना थानेदार साहब तो इतने, मतलब ये स्थिति है वहां की, कोई भी थानेदार आता है वो 6 महीने से ज्यादा टिकता नहीं है। इस तरह का वर्चस्व बना रखा है लोगों ने, व्यक्तिगत वर्चस्व बना रखा है, कानून और संविधान के खिलाफ जाकर वर्चस्व बना रखा है। नरपतगंज सबसे ज्यादा भाजपा को वोट दिया करता है। आप रिजल्ट उल्टा कर देख लीजिए, नरपतगंज अंचल प्रखंड सबसे ज्यादा भाजपा में वोटिंग यही होती है, सबसे ज्यादा वोट यहां से मिलता है। आप प्रदीप सिंह जो भाजपा के सांसद है उनसे पूछ लीजिए, लेकिन प्रदीप सिंह जी ने भी नरपतगंज में इस जुलूस को नहीं निकाला, क्योंकि प्रदीप सिंह जी जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, जुलूस निकालने वाले कोई और है। प्रदीप सिंह जी सिर्फ उस जुलूस में शामिल होकर अपना मुखटा चमका रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं। जुलूस कौन निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है, मनसा क्या है उनकी? और रामनवमी के अवसर को हमने बचपन से देखा है। रामनवमी में दुकानदार अपने जो है मतलब क्या बोलते, उधार को मतलब चुकवाते थे, नए खाता बनवाते थे और लोगों के घर में कार्ड भेजा करते थे कि मेरी दुकान पर आप आए और अपना, मतलब हम लोग भी ऐसा समझते थे कि रामनवमी के दिन जाके अपने उधार हिसाब किताब करना है। इस तरह की प्रथा हुआ करती थी रामनवमी, जिसको ये भाजपा वाले इसको बदल करके जय श्री राम में ला रहे हैं, जय श्री राम प्रथा बना रहे हैं इसको, और उसमें उन्मादी विचार भर रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि बड़ा कार्यक्रम जो हिंदू करते रहे हैं हमेशा से, वो है महाशिवरात्रि। सबसे बड़ा कार्यक्रम महाशिवरात्रि का होता है, मेला लगता है हर एक शिव मंदिर में, और 2 दिन 3 दिन तक ये मेला लगता है। रामनवमी में कोई भी बड़े कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम, भड़काऊ कार्यक्रम तो कभी नहीं हमने देखे। ये नया ट्रेंड है इधर हाल फिलहाल, और हम लोग लगातार इस पर चुप्पी रखते हैं, सोचते हैं अरे ठीक है करने दो भाई। लेकिन आप इस बात को समझिए, पहला साल हुआ, दूसरा साल हुआ, तीसरा साल हुआ, चौथा साल हुआ, 5वां साल हुआ, 6ठा साल हुआ, 7वां साल, और फिर देखते देखते ये 20 साल पुराना कार्यक्रम हो जाता है। फारबिसगंज में इसी तरह का एक कार्यक्रम महावीर झंडा का, जो कि टोटली इलीगल कार्यक्रम है, ना उस दिन महावीर जी की कोई जयंती है और ना ही किसी तरह का कुछ होता है। लेकिन ये एक इलीगल कार्यक्रम जो पूरे बिहार में कहीं नहीं होता, इस तरह का कोई कार्यक्रम, ये फारबिसगंज में लोग करते हैं और जबरदस्ती करते हैं। अगर पुलिस प्रशासन इसकी इजाजत ना दे, ऐसी कोई पुलिस प्रशासन, ऐसी कोई व्यवस्था आवे तब तो, आज नहीं तो कल इस तरह की व्यवस्था आ सकती है। पर छोड़ते गए लोग, करते गए लोग, और करते करते इतना पुराना हो गया कि कोई नया पुलिस अधिकारी या कोई नया अधिकारी आकर के अगर इस पर लगाम लगाएगा तो हंगामा खड़ा करने का कर देंगे लोग। और इस डर से कोई पुलिस अधिकारी इसके खिलाफ नहीं जाना चाहता। चलने दो, मेरा क्या जाता है, कौन सा मेरा घर नरपतगंज और फारबिसगंज एरिया में है, मुझे क्या लेना देना। मैं तो आरा बक्सर से आया हूं, मैं तो कहीं बिहार के बाहर का पुलिस अधिकारी हूं, मुझे क्या लेना देना। आप ऐसे और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो इस रामनवमी के दौरान, रामनवमी से ही जुड़ा हुआ मामला है। पुलिस पर कितना दबाव है ये सोचिए आप। हर रोज आप जुलूस निकालेंगे, हर रोज आप मार्केट में घूमेंगे हुजूम बनाकर, हर लोग मार्केट में घूमेगा हुजूम बनाकर, बिना परमिशन का, या परमिशन सरकार दे रही है, पुलिस दे रही है परमिशन, हुजूम बनाओ, घूमो मार्केट। यही व्यवस्था है। आज कांग्रेस की रैली, कल भाजपा की रैली मार्केट में घूमती रहेगी। मार्केट रैली करने के लिए बना है, मार्केट तुम्हारे जुलूसों के लिए बना है। कभी विष्णु यज्ञ का विसर्जन हो रहा है, कभी सरस्वती जी मार्केट में घूम रही है, कभी जो है रामनवमी का जुलूस है, कभी महावीर झंडा का जुलूस है। ये कौन सा तमाशा है?
इससे मार्केट बढ़ता है कि घटता है ये तो बाद में विश्लेषण होगा, ये अलग से टॉपिक है विश्लेषण करने का। अगर मार्केट को लगता है कि इससे मार्केट बढ़ता है और इसलिए वो मार्केट में घुमाने के लिए तैयार है, आप पूछ लीजिए दुकानदारों से सर्वे करके कि जब जुलूस आपके मार्केट से घूमता है तो आपको अच्छा लगता है कि आपकी दुकानदारी बढ़ जाती है क्या उस दिन, कि उस दिन दुकानदारी खत्म होती है? वो खुद जवाब दे देंगे आपको। अगर कहीं मेला ठेला लगता है तो किसको फायदा होता है? अरे सबसे ज्यादा चौमीन बेचने वाले को फायदा होता है, पानी पूरी वाले को फायदा होता है, कपड़े के दुकानदार को नहीं होता है। उस दिन कोई कपड़ा खरीदने नहीं जाता है। ये अष्टजाम, ये कीर्तन, ये जुलूस, ये यज्ञ, ये सब पुलिस पर एक्स्ट्रा दबाव है। पुलिस अपना नॉर्मल काम कर नहीं पा रही है। पुलिस अपने केसों का अनुसंधान नहीं कर रही है सही से। उनको लगा दिया जा रहा है ड्यूटी पे, वो अनुसंधान क्या करेंगे? फिर वो खानापूर्ति करके कोई कागज बना करके किसी तरह से ऐसे ही रख देते, सही गलत कुछ भी। पुलिस के दबाव को समझने की कोशिश करिए। और पुलिस दबाव में क्यों है? पुलिस तो डिसीजन कर सकती है, लेकिन उनको दबाव में ऊपर से रखा जाता है। जब नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे तब तो समझ में आता था कि अपने सहयोगी पार्टी के जुलूस को और कार्यक्रम को मैं कैसे रोकूं। चलो ठीक है, पर अब तो नीतीश कुमार जी लालू जी के लड़के के साथ हैं। अब तो भाजपा आपकी सहयोगी पार्टी नहीं है। अब तो आप अपने उनके जुलूस के कार्यक्रमों को रोक सकते थे, उसको बंदिश बना सकते थे, उसको एक व्यवस्थित व्यवस्था के अंदर रख सकते थे, कि गाइडलाइन दे सकते थे कि इस गाइडलाइन में चलना है, गाइडलाइन तोड़ेगा तो आयोजकों को जेल भेजूंगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि नवादा और सासाराम में भयानक हिंसा हो रही है। नालंदा और सासाराम में हिंसा उधर क्यों हो रही है? कौन करा रहा है हिंसा? कौन फेंक रहा है बम? कहां से आ रहा है बम? और उधर ही क्यों हो रही है? ज्यादातर मुसलमान तो सीमांचल में है, किशनगंज में, फारबिसगंज में, अररिया जिला में, कटिहार में। यहां क्यों नहीं हो रही हिंसा? क्योंकि इसका बॉर्डर बंगाल से सटा है। बंगाल से सटे बॉर्डर के कारण उधर से कोई ये भेज नहीं पाएंगे, और अगर इधर से भाग के बंगाल जाएंगे तो उधर भी समानांतर सरकार है, पकड़ के लेके आएंगे। लेकिन वहां जो बॉर्डर है वो यूपी से सटा है। यूपी से लोग भेजे जा रहे थे। दिल्ली में भी जब दंगा हुआ था तो यूपी से लोग भेजे जाते हैं, नालंदा में, सासाराम में। जहानाबाद में नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि जहानाबाद अब काफी समझदार हो चुका है। बहुत दिनों तक खूनी क्रांति में जला है जहानाबाद, और तब चुका है वहां के लोग। वहां इन लोगों की कुछ नहीं चलने वाली। वहां से लोग यूपी से भेजे जाते हैं, यूपी से लोग आते हैं और आ करके इधर दंगा करते हैं और करवाते हैं, बैठ करके दंगा करवाते हैं। और ऐसे दंगे की परिस्थिति में उसी बिहार शरीफ नालंदा में गृह मंत्री अमित शाह आकर के लाइव भाषण करते हैं, हड़काते हैं बिहार की सरकार को, सीआरपीएफ भेजते हैं। और ये सब एक प्रायोजित तरीके से हो रहा है। केंद्र सरकार और नीतीश कुमार, जो अभी सरकार है बिहार सरकार, वो नहीं, नीतीश कुमार ये खुद अपने फायदे के लिए कर रहे हैं या करवा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर या भाजपा बढ़ेगी तो भी मेरा फायदा है, कल हम पलट के फिर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उनके ज्यादातर वोटर तो भाजपा में भाग ही गए हैं। जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी की हालत हुई कि जब वोटर ही भाग गए भाजपा में, तो उपेंद्र कुशवाहा दूसरे जगह रहकर क्या करें? वो भी भाग गए भाजपा में। पार्टी अलग बना लिए हैं, लेकिन समर्थन और पैसा तो सब भाजपा वाला ही न दे रहा है। वाई प्लस सिक्योरिटी कौन दे रहा है? भाजपा वाले न दे रहे हैं। और नीतीश कुमार भी दरवाजा खोल के रखे हैं, ताकि कभी अगर मौका मिले तो फिर भाजपा में भाग सकें। कल रात को मेरे एक समर्थक से जब बातचीत हो रही थी, तो उस बातचीत में मैंने इस बात को रखा कि नीतीश कुमार जी अगर भाजपा में होते तो उन्हें जो अभी जो विधायकों का आंकड़ा है उनके हिसाब से 10 से ज्यादा सीटें नहीं देती भाजपा इस बार।
और कुछ सहयोगियों को भी लाती, जैसे 5 से 6 सीट रामविलास जी को के लड़के को या रामविलास की गुट को दे देती, और तो इस तरह से नीतीश का सीट काट काट कर इन लोगों को दिया जाता। तो 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलती, और 10 सीटों पे इनका कोई ज्यादा प्रभाव भी नहीं बनता, उनके साथ जीतते तो सांसद में। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर लालू जी के साथ जाएंगे तो मुझे 20 सीटें मिलेंगी, 20 सीट, अगर 20 में से मैं 15-17 सीट जीत गया तो एक निगोशिएशन फैक्टर में रहूंगा, और मैं बोल सकता हूं, भाजपा पे दबाव बना सकता हूं। कल को जब केंद्र में सरकार बनाने में सीटें घट जाए तो मैं उन पे दबाव बना सकता हूं। और ये खेला ये 2019 में भी खेलना चाहते थे, पर पूर्ण बहुमत, इतनी पूर्ण मेजोरिटी के साथ भाजपा आई कि इनका इधर खेला रुक गया, उधर शिवसेना का खेला रुक गया। इस बार फिर ये लोग खेला खेलना चाहते हैं, ये लोग दूसरे के साथ जुड़कर सीटें हथियाना चाहते हैं। और अगर ऐसा मौका मिलेगा कि भाजपा के साथ जाने की जरूरत महसूस हो गई तो सबसे पहला दौड़ के जाएंगे नीतीश कुमार, उससे पहले कोई दौड़ कर नहीं जाएगा। अगर और सीटें बच गई तो फिर वो लोग जाएंगे शिवसेना के पास, अरे तुम तो हमारे पुराने भाई रहे हो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन शिवसेना के साथ उन्होंने झगड़ा इतना बढ़ा लिया है कि मुझे नहीं लगता है कि अब कोई गुंजाइश बची है। संजय राउत को गिरफ्तार कर दिया, शिवसेना का नाम और निशान दोनों मिटा दिया है, नाम भी ले लिया और निशान भी ले लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे उसके साथ आएंगे। वो नहीं आए तो इधर मायावती जी बैठी है, मायावती जी को बुलाने की कोशिश करेंगे। मायावती जी तो सरकार में जाएंगे नहीं, बाहर से भी समर्थन दे सकती हैं, या वो निगोशिएशन क्या करेंगे। लेकिन पहले तो ये सीट जीतेंगी मायावती तब ना। और मायावती जी की कोई भी लोकसभा में इतना ज्यादा एक साथ वोट नहीं है कि वो एक भी सीट यूपी में जीत सके। उसका हाथी फिर इस बार अंडे देगा। हाँ, अगर मुलायम जी के साथ कोलिब्रेशन में तो उन्होंने पिछले बार 10 सीट जीत लिया। अब की कुछ नहीं होने वाला मायावती का। अब की मायावती 0 सीट पर तो अभी है, अब देखिए आगे क्या होता है। अगर भाजपा के साथ कुछ कोलिब्रेशन हो जाए, यूपी में अगर किसी तरह की थरथराहट महसूस हो और भाजपा के साथ कोलिब्रेशन हो जाए और भाजपा अगर बसपा को 10 सीट दे दे तो वो 10 सीट जरूर बसपा जीत के आ सकती है। आते हैं वापस उसी जगह पर, रामनवमी पर। इस रामनवमी को मनाता कहां है भाई? कहां कहां मनाया जाता है रामनवमी? क्या केरल में मनाया जाता है? क्या आंध्रा में मनाया जाता है? क्या तमिलनाडु में मनाया जाता है? क्या महाराष्ट्र में मनाया जाता है? अरे क्या गुजरात में जुलूस निकाला जाता है? बहुत कम। रामनवमी कहीं नहीं मनाया जाता। यूपी बिहार में ही ये नया ट्रेंड है, जुलूस निकालने का ट्रेंड, हल्ला करने का ट्रेंड। ये तो जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तभी भी ये नहीं मनाया जा रहा था। जैसे जैसे भाजपा का ग्रोथ हुआ है, जैसे जैसे भाजपा का विधायक लोगों का ग्रोथ हुआ है, इन्होंने रामनवमी के नाम से भी चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे ये हाई वॉल्यूम साउंड आया है और ये भड़काऊ गीत आए हैं, तब से जो है और ज्यादा ट्रेंड। इससे हमें फायदा क्या होगा? ये जो अव्यवस्था फैल रही है, रोज जुलूस निकलेगा, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सोचो, और जुलूस आ रहा है, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे? किस तरह की परेशानियों का सामना हम रोज कर रहे हैं। आप 1 घंटे के लिए बाजार जाते हैं, आप 5 घंटे बाजार में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जुलूस निकला हुआ है। सरकारें आपको लड़ाकर अपनी व्यवस्था और अपना पैसा कमाना जानती है, अपनी हुकूमत बनाना जानती है। और इन सभी सरकारों से निपटने के लिए आपको थोड़ा सा समझदार होना बहुत जरूरी है। समझदार तो आप हैं, लेकिन आपको ये लोग बरगला रहे हैं।
और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार बदलते ही बदल जाते हैं। हम हर एक लोगों का करीब करीब चेहरा जानते हैं। जो पहले कांग्रेसिया थे अभी पक्के भाजपाई बने हुए हैं, और अगर दूसरे दल की कहीं सरकार आ जाए तो फिर उस दल में भी जाने में उनको कोई परहेज नहीं होगा। वो कहेंगे हमारा तो विचार ही बदल गया, हम गलत विचार के थे। आज भाजपैया बन के कांग्रेसियों को वही लोग गाली दे रहे हैं जो लोग के बाप दादा पहले से कांग्रेसिया थे। पहले तो उन्होंने कांग्रेसिया बन के हमें 50 साल तक लूटा, फिर अब भाजपैया बनकर 20 साल से लूट रहे। और फिर अगर कोई और पार्टी, आप पार्टी, आपको एक और बात बता देता हूं, आप पार्टी में अरविंद केजरीवाल जब बोलते तो इस साइड में अंबेडकर साहब, इस साइड में भगत सिंह रखते हैं, जबकि भगत सिंह से उनका कहीं दूर दूर तक का नाता नहीं है, और ना अंबेडकर से कोई नाता है, ना अंबेडकर की विचारधारा को वो अरविंद केजरीवाल फॉलो करते हैं, लेकिन फोटो बराबर लगाते हैं, फोटो बराबर लगाते हैं, फूल माला 14 अप्रैल को चढ़ा देंगे। उनको ये समझ में है कि दलित के जो लड़के हैं वो अपने भगवान को पहचानने लगे हैं, इसलिए अब उनके भगवान की पूजा करना मुझे जरूरी है। उनका कोई अंबेडकर से प्रेम नहीं है, कोई भगत सिंह से प्रेम नहीं है, लेकिन भगत सिंह को पंजाब में लोग पहचानते हैं, इसलिए उनका फोटो लगाते। और फिर बीच में बैठकर मोदी ने डिग्री नहीं दिखाया, होना चाहिए कि नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं, सवाल पे सवाल। और ये जो केजरीवाल है ये माफी वीर है। इन्होंने कई लोगों पर टिप्पणी करी, कई लोगों को झूठा साबित करने का कोशिश किया और कोर्ट में जा जाके माफी मांगा, और उन लोगों ने माफ भी कर दिया। क्यों माफ कर दिया? क्योंकि ये प्रायोजित कार्यक्रम है। आप मुझे गाली दो, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मानहानि का मुकदमा करूंगा, आप वहां आके माफी मांग लेना, मैं माफ कर दूंगा। हम दोनों आदमी झगड़ा क्यों करें? नेता नेता एक है, पुलिस पुलिस एक है, झगड़ा क्यों करें? समझौता करें। आप मुझे गाली दो, मेरा प्रचार हो रहा है, जिस पार्टी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उस पार्टी को गाली दीजिए, उसका प्रचार हो रहा है। आप मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुझे गाली दीजिए। चौक चौराहे पे जाइए, बोलिए कैप्टन आलोक कुमार के जैसा गधा कोई नहीं है। लोग खुद ही पूछेंगे अरे ये कौन है कैप्टन आलोक कुमार? अरे क्या बताए, तुमको पता नहीं है? नरपतगंज घर है उसका, बहुत बड़ा गधा है, कुछ भी बोलता रहता है, फेसबुक पे आ जाता है, कुछ भी भाषण देता रहता है। मेरा प्रचार हो रहा है, मैं खुश हूं। लेकिन अगर आप मेरे बारे में नहीं बोलते तब आप मेरा नुकसान करा रहे। हाँ, सच बोल रहा हूं, आप मेरा नुकसान करा रहे। आप अररिया जिला के अच्छे अच्छे लोगों को नहीं जानते, पर अररिया जिला के जितने छींटदार लोग हैं, गंदे लोग हैं, काले लोग हैं, उनको आप जानते? आप खुद सोचिए ना। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन कर क्या रहा है, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। हम मौन व्रत धारण कर कर बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि बगल में कोई गलत कर रहा है, मेरे रोड को अतिक्रमण कर रहा है, और जब अतिक्रमण करके वहां बिल्डिंग बना दिया जाता है तभी भी हम नहीं बोलते अरे अब तो बिल्डिंग बना दिया इतना बड़ा, अब क्या करें। मैं उदाहरण स्वरूप ऐसे बहुत सारी चीजों को अब चिन्हित कर चुका हूं जिस पर काम करने की जरूरत है, जहां लोगों ने, आपको पता है फारबिसगंज में पैसा क्यों जमा हो जाता है? इतना पैसा सदर मार्केट में जितना भी रोड के पश्चिम साइड में दुकानें हैं, ये नगर पालिका ने गुमटी बनाकर लोगों को दिया है, लेकिन उसमें लोगों ने पक्का दुकान बना लिया है, पक्का दुकान। और पक्का दुकान बनाने वाले लोग पैसा नहीं देंगे चंदा। सोचिए, हर एक महीने उसको 3 से 4 हजार रुपया, अगर कोई दुकान दूसरे जगह दुकान लेंगे तो 3-4 हजार रुपये का उसको देना पड़ेगा। वो भी ऐसे जगह पे नहीं मिलेगा जिस जगह दुकान जमा हुआ दुकान मार्केट। और 3-4 हजार रुपया मतलब हर एक साल में उसको कम से कम 12 या 36 हजार का फायदा होता है। और जब जुलूस निकलेगा तो मुझे कितना देना है? 500। 10 जुलूस निकले 5 हजार।
फिर भी 36,000 रुपया और 5,000, 30,000 की तो बचत हो गई ना भाई। ये सब देंगे चंदा? नहीं देंगे तो जो लोग चंदा मांगने आ रहे हैं वही लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और अगर आप और हम जैसे लोग उनके खिलाफ जाकर आवेदन देंगे तो वो जिनको चंदा दे रहे हैं वो सारे लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं, ये इतना साल से यहां रह रहा है, इसीलिए अब ये जमीन इसकी हो गई है। अब ये बिहार सरकार की जमीन नहीं है, नगर परिषद की जमीन नहीं है। यहां ये पक्का मकान बनाकर दुकान चला रहे। मेरी बात आपको विश्वास नहीं हो रही तो आप फारबिसगंज जाइए, स्टेशन चौक से लेकर पोस्ट ऑफिस चौक, ज्योति सिनेमा तक टोटल गुमटी दिया गया था। ज्योति सिनेमा के आगे भी काफी दूरी तक गुमटी दिया गया था बना बनाकर। रेलवे का ही जमीन है या बिहार सरकार का जमीन है देखना पड़ेगा, बट रोड है। रोड के पश्चिम साइड की बात हम कर रहे हैं, सदर रोड पश्चिम साइड। हर लोग इलीगल जगह पर कब्जाधारी बना हुआ है और ये कब्जाधारी लोग ऐसे लोगों से साठगांठ रख रहे हैं जो उनका अगर कोई उस पर कोई सरकारी रूप से आवे दखल अंदाजी हो तब ये जो है उनके बचाव में उतर जाएंगे। और इसीलिए ऐसे छोटे मोटे गुंडे पाले जा रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में शायद मैं जो कहना चाहता था वो कह पाया कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग भी लाइव वीडियो के जरिए अपने इलाके की समस्याओं को, अपने दिल की बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। मैं आप सब लोगों का वीडियो देखता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि आपकी अगर कोई ऐसी समस्या हो तो उसका समाधान भी करूं। और अगर आपके मन में भी कोई विचार है और इस तरह से आप लाइव वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि वो समाज के हित में है, जिंदा है। तो नज़र आना भी ज़रूरी है। हमेशा मौन अच्छा नहीं होता, क्योंकि मौन रहने से हर समस्या का समाधान नहीं मिलता। हमें बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, नहीं तो हमारे में और मूर्ति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, प्रणाम।